हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं जयंता महापात्रा की पोयम हंगर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं जयंता महापात्रा के बारे में। दोस्तों, जयंता महापात्रा एक फेमस इंडियन पोएट है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया में। उनका जन्म 1928 में हुआ था उड़ीसा में। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं पोएट्री के लिए, इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। उनका जो वर्क होता है वो ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर और ह्यूमन कंडीशन या फिर इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। उनकी ये पोयम हंगर जयंता महापात्रा जी की सबसे वेल नोन पोयम है जो उन्होंने पब्लिश करी थी अपने कलेक्शन जिसका नाम था वेटिंग इन 1979। ये पोयम एक्सप्लोर करती है डिज़ायर, लॉन्जिंग और स्टार्क रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के थीम को। इसमें इमेजरी और मेटाफोर का यूज़ किया गया है और आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। दोस्तों, आपको कोई भी पोयम, कोई भी ड्रामा, इंग्लिश लिटरेचर का अगर आपको जाननी है कोई वीडियो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। या फिर आपको सोशल साइंस की कोई वीडियो चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ की कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप बाकी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। आपसे ही बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोयम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। स्पीकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक फिजिकल बर्डन ऑफ एग्जिस्टेंस को, एक बोझ को। यहाँ पर फ्लैश जो है वो सिंबलाइज कर रहा है वेट ऑफ बॉडी को या फिर डिज़ायर्स को, स्ट्रगल्स को। बेसिकली यहाँ पे ये डिज़ायर्स और स्ट्रगल्स को ही सिंबलाइज कर रहा है, ना कि किसी की बॉडी को। हैवीनेस जो है सजेस्ट कर रहा है एक डिस्कम्फर्ट को जो उस जिंदगी के अंदर है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर केयरलेसली। इस लाइन में स्पीकर बता रहे हैं कि एक फिशरमैन है जो कुछ ऑफर कर रहा है। वो शायद अपनी डॉटर या कोई वुमेन को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे जो ऑफरिंग है ना, इसमें उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है। यहाँ पे जो केयरलेसली वर्ड यूज़ किया है ये इम्प्लाई करता है लैक ऑफ कंसिडरेशन को, एक इमोशनल डिटैचमेंट को। आगे पोयम की लाइन है, ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज दो हिज वर्ड्स सिग्निफाइड द पर्पस विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ। इस लाइन में फिशरमैन को डिपिक्ट किया गया है बर्डन बाय हिज नेट्स, मतलब कि रिप्रेजेंट करती है ये चीज़ कि वो अपने काम के बोझ से दबा हुआ है और अपनी खुद की इमोशनल स्टेट्स, यहाँ पे नर्व को जो वर्ड है वो है उसकी इमोशनल स्टेट। सेनेक्टिफाइड वर्ड सजेस्ट करता है उसके पर्पस को, कि उसे सरवाइव करने के लिए, फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए हार्डशिप्स करनी होती है, मेहनत करनी पड़ती है। इन शॉर्ट इस लाइन में ये लिखा है कि वो मछुआरा अपने जालों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके शब्दों ने उसके जीवन के मकसद को पवित्र कर दिया हो, जैसे वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हो कि वो अपनी मुसीबत का सामना करते हुए घूम रहा है। जबकि यहाँ पे फिशरमैन ने पहले लाइन में बोला था कि क्या तुम उसे लेना चाहोगे। वो शायद अपनी बेटी या किसी लड़की के बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो अपने शब्दों को जस्टिफाई कर रहा है और ये बोलना चाह रहा है कि वो जैसे कि उसने अपनी मुसीबत का सामना कर लिया हो। I saw his white bone
थ्रैश हिज आइज। वाइट बोन यहाँ पे मछुआरे की, फिशरमैन की कमज़ोर और तकलीफ भरे जीवन को दिखाता है। उसकी जो आइस है, आंखें हैं, उसमें दर्द और स्ट्रगल दिखता है। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स। यहाँ स्पीकर बोल रहा है कि मैंने उस मछुआरे का पीछा करा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था जो रेत पर जा रहा था, सैंड पे जा रहा था। स्प्रॉलिंग सैंड जो है यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक खालीपन और अपने कठिन जीवन में जी रहा है वो फिशरमैन। उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही हैं। माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग। इस लाइन में स्पीकर बोल रहा है कि मेरे दिमाग में एक टेंशन थी, जैसे मेरा शरीर उस दर्द को संभाल रहा हो। यहाँ थम्पिंग जो है उसका मतलब एंजाइटी और परेशानी का एहसास, मतलब कि स्पीकर फिशरमैन का दर्द और परेशानियाँ महसूस कर पा रहा है। Who play perhaps in burning the house I lived in? यहाँ पे स्पीकर सोचता है कि शायद मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बर्निंग द हाउस का मतलब है अपनी पुरानी पहचान या जीवन को छोड़ देना। ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो उम्मीद है वो शायद किसी चेंज की मोहताज होती है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएंगे तो शायद हम अपने वो काम कर पाएंगे जो उम्मीद पे खड़े हुए हैं। साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स, हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो साइलेंस है उसने मुझे पकड़ लिया, मतलब एक भारी चुप्पी थी, शांति थी जो मुझे दबा रही थी। मछुआरा फिशरमैन जो है समुद्र के झाग में अपनी पूरी कोशिश से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो फिशरमैन स्ट्रगल कर रहा था, कुछ पाने की आशा रख रहा था। ग्रिप्ड माई स्लीव्स यहाँ पे सजेस्ट करती है एक फिजिकली और इमोशनली ट्रैप को। His old nets had only dragged up from the seas. यहाँ पे नेट सिंबलाइज कर रहा है मछुआरे के लाइवलीहुड को, जहाँ पर लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं। लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो उस मछुआरा का, फिशरमैन का पुराना जाल था वो समुद्र से सिर्फ कुछ थोड़ा सा खा पा रहा था, यानी कि वो जो फिशरमैन है उसके जीवन की थोड़ी सी मुसीबत और थोड़ी सी कामयाबी थी जो इस लाइन में दिखती है। वो समुंदर सिर्फ कुछ पीस ही ला पा रहा था, ऐसा नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसे बहुत ही थोड़ी सी चीज़ मिल रही थी इतने एफर्ट करने के बाद, लेकिन कुछ तो मिल ही रहा था। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हट ओपन लाइक अ वाउंड। यहाँ पर हट एज अ वाउंड सजेस्ट करता है वल्नरेबिलिटी और पेन को, और फ्लिकरिंग डार्क जो है वो इवोक करता है सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी और फियर को। ये चीज़ हिंट करती है एक इमोशनल स्कार्स को, एक इमोशनल पेन को। मतलब कि जो फिशरमैन का घर है वो एक घाव की तरह, एक वॉन्ड की तरह खुला हुआ था, मतलब उसका घर दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था, जहाँ पर अंधेरा था, मुसीबतें थी। द विंड वॉज आई एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर। यहाँ पर स्पीकर आइडेंटिफाई करता है विद द विंड, जो कि सजेस्ट करती है एक सेंस ऑफ चेंज की, एक बदलाव की। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है पैसेज ऑफ टाइम को, कैसे वक्त किसी के एग्जिस्टेंस को बदल देता है। वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। ऐसा लग रहा है, यहाँ पे पोएट बोल रहा है, जैसे सब कुछ बदल रहा हो और वो भी इस बदलाव का हिस्सा हो। स्पीकर भी इस बदलाव, इस चेंज का हिस्सा है। आगे वो बोलते हैं, palm fronds scratched my skin inside the shack.
पाम फॉन्ट्स रिप्रेजेंट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को जो कि हार्श है, और स्क्रैच माय स्किन कन्वे करती है डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल को। ये चीज़ एम्फसाइज करती है हार्श रियलिटी को ज़िंदगी की। इस लाइन में ये बोल रहे हैं, इस लाइन का मतलब है हवा में झूमते पेड़ के जो पत्ते हैं वो उसके शरीर को छू रहे हैं। ये दर्द का एक रूप ही है जो वो फिशरमैन झेल रहा है। फिशरमैन की झोपड़ी के अंदर सब कुछ अनकंफर्टेबल है और मुश्किल है। An oil lamp played the hours bunched to those walls. यहाँ पे ऑयल लैम्प रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ लाइफ को, लाइट को, डार्कनेस के वक्त पे। इस लाइन का मतलब है कि झोपड़ी के अंदर एक तेल का दिया जल रहा था जो समय को दिखाता था, जैसे दिन और रात जो है गुजर जाना। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड। दोस्तों, स्टिकी सूट सिंबलाइज करता है मेमोरीज और थॉट्स को, कुछ ऐसे थॉट्स को जो आपको परेशान कर दें, आपको सोचने पे मजबूर कर दें, किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस का कोई इम्पैक्ट हो जिस पे। आई हर्ड हिम से माई डॉटर शी इज जस्ट टर्न 15। इस लाइन में फिशरमैन ने अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस किया। ये उस फिशरमैन के पर्सनल एस्पेक्ट को दिखाता है ज़िंदगी के, और उसकी एज, फिशरमैन की बेटी की एज सिंबलाइज करती है इनोसेंस को और एक ट्रांजिशन को टू अडल्टहुड। दोस्तों, ये लाइन भी बड़ी दुख दर्द वाली है क्योंकि पोयम की शुरुआत में उसने कहा था, क्या तुम इसको लोगे। वो बता रहा है कि उसकी बेटी सिर्फ 15 साल की है, जो कि काफ़ी दुख भरी बात है। फील हर आई विल बी बैक सून, योर बस लीव्स एट 9। ये लाइन इंडिकेट करती है उस रिलेशनशिप के नेचर को कि जो फादर है वो अपनी बेटी ऑफर कर रहा है स्पीकर को। द बस लीविंग एट 9 ऐड करती है अर्जेंसी को, एक री को, कि नेचर की ये एक ज़रूरत है, एक अपॉर्चुनिटी है। द स्काई फेल ऑन मी एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड विल। द स्काई फेल ऑन मी कन्वे करती है एक सेंस ऑफ डिस्पेयर को, एक परेशानी को, एक प्रेशर को जो उस फिशरमैन के ऊपर है। और द फादर्स एग्जॉस्टेड वाइल सजेस्ट करती है फादर की मजबूरी को, उसे और उसकी डेस्परेशन को, कि उसे अपनी फैमिली को कुछ चीज़ प्रोवाइड करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उसके ऊपर गिर गया हो, कैसे एक पिता अपनी थकान, अपनी मजबूरी से इस रास्ते पर चल रहा है। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर। यहाँ पे उस लड़की को डिस्क्राइब किया गया है एज अ लॉन्ग और लीन, मतलब कि लंबी सी पतली सी वो लड़की है, जो सिंबलाइज करता है उसकी फिजिकलिटी और इमोशनल डिस्टेंस को। कोल्ड एज रबर सजेस्ट करता है लैक ऑफ वार्मथ को, ह्यूमन कनेक्शन को, कि वो जो लड़की है उसके पास कोई है नहीं जिससे वो अपने इमोशंस शेयर कर पाए। उस लड़की की जो इमोशनल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरी हुई है खुद भी, कि वो ऐसी एक ज़िंदगी जी रही है। शी ओपनड हर वार्मली लेग्स वाइड, आई फेल्ट द हंगर देयर। ये लाइन जो है ये इवोक करती है रॉ डिज़ायर को। वार्मी लेग सजेस्ट करती है एक डिस्कम्फर्ट को, और हंगर रेफर करता है एक फिजिकल डिज़ायर और एक डीपर इमोशनल लॉन्गिंग को। इन शॉर्ट, ये एक कड़वा सच है कि जिससे वो लड़की मजबूर थी, उस लड़की की और उसकी फैमिली की हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। हंगर का मतलब सिर्फ
फिजिकल भूख नहीं है बल्कि एक इमोशनल भूख है, एक एग्जिस्टेंशनल भूख है कि उसे ये सब कुछ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए करना पड़ रहा है। द अदर वन, द फिश स्लिथरिंग टर्निंग इनसाइड। इस फाइनल लाइन को कॉन्ट्रास्ट किया गया है एक सेक्सुअल डिज़ायर से हंगर्स को, और यहाँ पे फिश स्लिदरिंग रिफ्लेक्ट करता है फिशरमैन की ज़िंदगी को, फिज़िकल और इमोशनल एपिटाइट को, उसके सर्वाइवल को। यहाँ पर मछली का जिक्र है कि जैसे वो अंदर से हिलती है, मुड़ती रहती है। जो मछुआरा है, जो फिशरमैन है, वो और उसकी लड़की की जो भूख है, जो ज़रूरतें हैं, वो सिंबलाइज करता है। यहाँ दिखाते हैं कि सर्वाइवल और दर्द, मतलब जीने के लिए और जो परेशानियों के बीच में वो लड़की जो है वो चल रही है, उसे सरवाइव करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। उस फिशरमैन को सरवाइव करने के लिए, उसकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए ये सब वो स्टेप्स उठा रहे हैं। दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। इस पोएम में फिशरमैन का जो पेन है, जो मजबूरी है, उसको दिखाया गया है, जिसमें उसकी जो बेटी है जो उस चीज़ का ज़रिया बन जाती है, सर्वाइवल का ज़रिया बन जाती है। ये पोएम फिज़िकल और इमोशनल भूख को दिखाती है। यहाँ ज़िंदगी की एक कठिन ज़िंदगी जो इंसान जीता है, उसको दिखाया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।